हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है हमारी सीरीज़ का, इशू ऑफ शेयर्स की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। अब इस टॉपिक से कनेक्टेड ना आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो आने हैं एग्जाम के अंदर। तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं विद एंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस एग्जैक्टली होता क्या। तो दोनों को हम लोग एक साथ ही कवर अप करेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ना ईजी पड़ जाए कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आता है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। तो दोनों के लिए आप छोटे छोटे नोट्स मेंटेन कर सकते हो, आप साइड बाय साइड एक बार देख लो, पता लग जाएंगे आपको चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है। तो बहुत इजी टॉपिक है हमारे पास, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक नहीं है। सबसे पहला एग्जैक्टली होता क्या है, कॉल्स इन एरियर एग्जैक्टली क्या है। कॉल्स इन एरियर के लिए आप लिख सकते हो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो किसी शेयर होल्डर का पैसा जो हमारा ड्यू हो चुका है बट उसने पे नहीं किया है, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मतलब मैंने तो पैसा मांग लिया है अगले बंदे से, है ना। एप्लीकेशन का तो हो नहीं सकता बिकॉज क्योंकि वो एप्लीकेशन तो पहले शेयर होल्डर पे कर देते हैं। अलॉटमेंट का हो सकता है कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल का हो सकता है, फाइनल कॉल का हो सकता है। मतलब कॉल्स के ऊपर भी कॉल्स इन एरियर आपको देखने को मिल सकता है। तो कॉल्स इन एरियर बेसिकली एक ऐसे अमाउंट को कहा जाता है जो हमने मांगा, मतलब ड्यू तो मैंने कर दिया कि भाई मैंने पहली एंट्री पास कर चुका हूं, मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली या फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली, तो वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बट जब रिसीविंग की बारी आती है तब शेयर होल्डर ने उसका पैसा पे नहीं किया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर। ओके, तो अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, सर बेटा ये होता है हमारे पास, इसका भी आप देख सकते हो, इसका जस्ट एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो यहां लिखोगे अमाउंट नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप बट पेड बाय शेयर होल्डर, बाय शेयर होल्डर। तो एक ऐसा अमाउंट जो मैंने मांगा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पैसा मैंने मांगा ही नहीं है बट शेयर होल्डर ने अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के ऊपर सारा का सारा पैसा पे कर दिया है। जैसे एग्जांपल देखो, हम साइड बाय साइड एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास है मिस्टर एक्स, ये हमारी स्टेजेस हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और ये हो गया मेरी कॉल्स। अब ये फाइनल कॉल ही ले लेते हैं, एक ही स्टेज है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 रुपये का, ये हो गया 5 का और ये हो गया मेरा 3 रुपये का डाटा। ओके, तो शेयर होल्डर ने क्या किया, अगर मैं कॉल्स इन एरियर की बात करूं तो बेटा ये हो गया कॉल्स इन एरियर। मतलब ये पैसा मैंने उससे मांगा तो है लेकिन अगले बंदे ने पे नहीं किया, तो दिस रिप्रेजेंट्स कॉल्स इन एरियर। तो ये क्या है बच्चों, सर ये है हमारा एग्जाम्पल है कॉल्स इन एरियर का। क्लियर हुआ कॉल्स इन एरियर। अब चलते हैं, एक बंदा और है जिसका नाम है मिस्टर वाई। इसने क्या किया है, मैंने इससे पैसा मांगा, अलॉटमेंट तक ही डिमांड किया है मैंने, लेकिन जब अलॉटमेंट की डिमांड की तो इसने क्या किया, ये वाला जो अमाउंट है ये वाला, उसने इस अमाउंट को यहीं पर पे कर दिया। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो ये मेरा कॉल्स इन एडवांस का एग्जांपल हो जाता है, खत्म काम हमारा। तो दोनों टॉपिक्स आई होप आपको क्लियर होंगे। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, ये हमने इस एग्जांपल में समझ लिया अच्छे से, ठीक है। चलो सर, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉल्स इन एरियर को हम एज एन एसेट्स ट्रीट करते हैं। इट इज एन एसेट्स फॉर द कंपनी, एसेट्स फॉर द कंपनी। अब एसेट्स कैसे हो सकता है हमारे लिए, तो बेटा एसेट्स ऐसे हो सकता है कि जो पैसा मैंने पब्लिक से डिमांड किया लेकिन मुझे उसका पैसा नहीं मिला, मैंने तो शेयर्स दे दिए ना, लेकिन उन शेयर्स के ऊपर एक इंस्टॉलमेंट बाकी है जो कि फाइनल कॉल की है। डिफॉल्टर मिस्टर एक्स ने वो पैसा मुझे पे नहीं किया, अभी नहीं पे किया, इट डजंट मीन कि वो फ्यूचर में पे नहीं करेगा। क्या पता वो पे कर दे, क्या पता वो पे ना करे। अगर वो पे कर देगा बहुत अच्छी बात है, हम उसके इंटरेस्ट के साथ पैसा रिसीव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसने पे नहीं किया तो वी हैव एन ऑप्शन कि हम उसके शेयर्स को फोरफिट कर सकते हैं। तो फोर फीचर वाला टॉपिक हमारा आ जाएगा उस केस में, जो हम अगली क्लास में सीखेंगे कि फोर फीचर में एग्जैक्टली करते आप कैसे काम करते हो। तो अभी भी क्या है, हमारे लिए ऑप्शन रहता है कि वो पैसा दे भी सकता है, पैसा दे नहीं सकता, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, उसे एज एन एसेट्स रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो ये आपका डाटा निकल के आता है कि ये इसको एज एन एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ओके, इसका ऑप्शन क्या है, ये क्या है बेटा, सर ये हमारा लायबिलिटी है। तो इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। ये एक तरीके की लायबिलिटी बन के रह जाती है कंपनी के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पैसा मैंने शेयर होल्डर से डिमांड किया ही नहीं है वो भी शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। तो
तो उसके राइट्स मुझे ऑलरेडी फ्यूचर में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, उसे देने ही पड़ेंगे ना, देना तो है ही बेसिकली आपको, लेकिन आज के टाइम पे मैंने पैसा नहीं मांगा उससे, बट उसने पे कर दिया, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। ओके, अब पॉइंट आता है कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसे हम। तो सबसे पहली चीज़, इसे कहाँ रिकॉर्ड करते हो, जब आप एंट्रीज पास करोगे तो इट शुड बी डेबिटेड, इट शुड बी डेबिटेड वाइल रिसीविंग द अमाउंट। जब आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो उस टाइम पे आप इसे डेबिट करोगे, क्योंकि एसेट्स है, सिंपल। इसी पॉइंट को अगर हम ध्यान दे तो, और इसे क्या करोगे, इसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज ये लायबिलिटी है। इट शुड बी क्रेडिटेड वाइल रिसीविंग एंट्री, तो जब आप रिसीव कर रहे हो अमाउंट उस टाइम पे आप उसे क्रेडिट कर देना, वाइल रिसीविंग अमाउंट। जब भी आप अमाउंट रिसीव करने वाली एंट्री करते हो, इसका मतलब जो बैंक वाली एंट्री आप पास करते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जैसे इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस स्टेज पर मेरा क्या है, यहाँ पर एंट्री बनती है, तो यहाँ पर जो मैं अलॉटमेंट की रिसीविंग वाली एंट्री पास करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे मेरी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि लायबिलिटी है मेरे लिए ये वाला अमाउंट, है ना। तो कितना अमाउंट आएगा, अब मैं यहाँ पे अगर अमाउंट्स भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 100 शेयर्स इसके पास हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की जो डिमांड थी वो 1000 के हिसाब से थी। तो देखो आपने जो पैसा डिमांड किया था बेटा, वो किया था 1000 इंटू में कितना, 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो 1000 शेयर्स पर आपने केवल 5 मांगे थे। इन्हीं 1000 में ये 100 शेयर्स जिसके पास वाई के पास अवेलेबल, ये भी इंक्लूड है। इसने क्या किया, ये तो पे करा ही करा, इसने ये वाला पैसा भी यहीं पे कर दिया। तो 100 रुपीज़ इंटू में 100 शेयर्स इंटू में कितना, 3 रुपीज़ वो एडवांस पे कर चुका है। तो इसका मतलब 300 ये और 5000 ये, तो टोटल अमाउंट आपको रिसीव कितना हुआ होगा सर, 3500 रुपये का अमाउंट रिसीव हुआ होगा मुझे कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करने के बाद। ओके, तो ये मेरा हो गया। अब पॉइंट आता है कि सर ये वाली जब एंट्री पास करोगे फाइनल कॉल, तो कॉल्स इन एरियर भी दिखा दो एक बार। तो लो जी, कॉल्स इन एरियर का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी बेटा वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और कॉल्स इन एरियर आप यहाँ पे डेबिट करोगे क्योंकि वो हमारा एसेट्स माना जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल, तो क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा मैंने मांगा है यहाँ पे। तो बेटा फाइनल कॉल का पैसा टोटल आपने कितना पैसा डिमांड किया होगा, तो देखो 1000 शेयर्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है 3 रुपये के हिसाब से। हमने पब्लिक से जो पैसा डिमांड किया था वो था 3000, लेकिन कितने शेयर्स, अब इसके पास ले लेते हैं 200 शेयर्स हमारी कंपनी के अवेलेबल है। तो 200 शेयर्स के ऊपर आपका कितना पैसा नहीं मिलेगा बेटा, यही वाला 3 रुपये ही नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो टोटल रिसीव कितना होगा, रिसीव होगा सर बैलेंसिंग अमाउंट। तो ये रिसीव वाली एंट्री होगी हमारे पास। आई होप ये क्लियर होंगी एंट्रीज भी आपको। तो मैंने एंट्रीज का डिफरेंस भी आपको दिखा दिया इसी के अंदर, जहां पर हम लोग केवल डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं। तो एंट्रीज भी क्लियर है, एंट्रीज में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी क्लियर हो गया। ओके चलो जी, अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आपका मैक्सिमम टाइम देखा है मैंने हर सेशन के अंदर, इसका क्वेश्चन एमसीक्यू से आएगा ही आएगा, और ये पॉइंट ही आएगा एग्जाम में। तो देख सकते हो, यहाँ लिख लो इसे आप, एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड, आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे एट द रेट 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट लगाना है, इसके ऊपर लगाना है इंटरेस्ट, कॉल्स इन एरियर पे 10% लगाना है आपको इंटरेस्ट। 2013 से पहले ये जो इंटरेस्ट था बेटा वो था 5% और इसके ऊपर था 6%। अभी क्या है, 2013 के बाद क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये डबल कर दिया गया है। तो 5% इधर और 12% यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, सेम लैंग्वेज आप मेंशन कर सकते हो। और ये भी कहाँ मिलेगा आपको, एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट इज अलाउड, यहाँ पे हम अलाउ करते हैं, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिख सकते हो आप सेपरेटली कि बैलेंस शीट में कहाँ प्लेस करते हैं। तो बैलेंस शीट में इसे रिकॉर्ड करते हैं, इट इज क्लब्ड इन शेयर होल्डर्स फंड। आप इसे शेयर होल्डर्स फंड में मेंशन करते हो, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मेंशन करोगे, कहाँ पे बेटा,
शेयर कैपिटल के अंदर हम इसे एडजस्ट करवा देते हैं। तो जब अपने बैलेंस शीट मैंने आपको करवाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको इसके प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं शेयर कैपिटल का, तो वहां पर हम इसे प्रेजेंट करके दिखाते हैं कॉल्स इन एरियर का, दैट मीन्स माइनस करके दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि जितना पैसा मुझे नहीं मिला वो हम माइनस कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, खत्म काम। और इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, इट इज शोन इन द हेड ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटी के हेड में आप इसे प्रेजेंट करते हो कॉल्स इन एडवांस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये कॉल्स इन एडवांस वाला जो पार्ट है ये अदर करंट लाइबिलिटी के हेड में आपको प्रेजेंट करना होता है। वहां पे आपको इसे दिखा दो सेपरेटली कि हाँ इतना पैसा मुझे एडवांस मिल चुका है और काम खत्म, दैट्स इट। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बेटा, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको पता होना चाहिए। बट एक छोटा सा पॉइंट आता है कि सर कैसे याद रखें कि 10% इसका है और 12% इसका है। तो बीइंग अ कंपनी आप हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आप कंपनी हो तो आप हमेशा अपने शेयर होल्डर्स का फ़ायदा ही सोचोगे। तो जब पैसा देने की बारी आती है तो हम हमेशा उनको ज़्यादा देंगे, लेकिन चार्ज करने की बारी आएगी तो इंटरेस्ट हमेशा कम चार्ज किया जाता है। तो ऑन दैट नोट आप याद रख सकते हो कि जब चार्ज करने की बारी आ रही है तो 10 चार्ज करो, लेकिन जब उनको देने की बारी आ रही है, बिकॉज एडवांस अगर उन्होंने पैसा दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जब आप इंटरेस्ट दोगे तो आप शेयर होल्डर्स का बेनिफिट देखो कितना दोगे आप उन्हें, 12%। लेकिन अगर उनसे लेने की बारी आ रही है, क्योंकि चार्ज इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे हमेशा चार्ज किया जाता है, चार्ज करते टाइम हमेशा कम इंटरेस्ट चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू 12%, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। याद करने का तरीका है छोटा सा, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है, कोई और तरीका अवेलेबल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि बाकी बच्चों का भी बेनिफिट्स मिल जाए आपको। ओके, तो चलो मेरी तरफ से आज की क्लास हम लोगों को टॉपिक कवर अप किया जिसका नाम क्या था बेटा, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर अप करेंगे। इस पूरी सीरीज के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स विद क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद सम गुड क्वेश्चंस ऑफ जो हमारे टॉपिक पिछले के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो वाले भी, और इस टॉपिक से कनेक्टेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जनरल एंट्रीज के अंदर बेसिकली कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, हालांकि मैंने जनरल एंट्रीज दिखा दी हैं आपको। एक ये वाली एंट्री कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस में कैसे बनती है वो हमने कवर अप कर लिया है। बड़े क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।